नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेनेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 के बीच यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा है, जिसमें विस्तार से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इनको हेड ऑफ इंडियन स्टेट बोलते हैं। साथ ही साथ ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। इसके अलावा ये सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी देश के होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि हेड ऑफ इंडियन स्टेट इनको बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट होते हैं, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होइए। इसके अलावा बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि ये हमारे और आपके द्वारा चूज नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये एमपी और एमएलए के द्वारा चूज किए जाते हैं, जो कि एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। नॉर्मली इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों के जो है उनके भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। और जिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके मेंबर्स भाग बिल्कुल नहीं लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं। इसके अलावा ये जो सिस्टम होता है, इनके वोटों की जो गणना है, वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होते हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग इनके, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है इस मामले में फाइनल होता है। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ वोट में एमएलए और एमपी के वोट क्या होते हैं, तो नॉर्मली जो एमएलए होते हैं उनके वोटों की जो संख्या होती है वो उस स्टेट की जनसंख्या को जब हम टोटल इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर से जब डिवाइड करते हैं और फिर उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो एमएलए की पता चलती है कि उनके वोटों की संख्या कितनी है। इसके अलावा जब एमपी के वोटों की बात आती है तो उस केस में टोटल जो वैल्यू होते हैं सारे एमएलए के, हर एक स्टेट के एमएलए के टोटल जो भी वैल्यू होते हैं उसको जब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सिर्फ वही काउंटिंग में आएंगे। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो जो संख्या आती है वो एक एमपी के वोटों की संख्या उतनी है। इसके अलावा जब प्रेसिडेंट है तो उनकी जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ओथ जो होता है वो ओथ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा इनकी ओथ ली जाती है। और इसके अलावा अगर वो अब्सेंट रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके द्वारा इनके वोटों की इनकी ओथ दी जाती है। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, यानी कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा जो कंडीशंस आता है इस केस में वो ये होता है कि इनका जो उम्र है वो 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये लोकसभा के मेंबर के रूप में निर्वाचित होने की कंडीशंस को फुलफिल करते हो तब ये हो सकता है। इसके अलावा ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि किसी अदर पोस्ट पे कार्यरत नहीं हो, जैसे कि गवर्नर का पोस्ट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, एमएलए का पोस्ट हो गया, एमपी के पोस्ट हो गया, तो इन सब चीजों को ये
नहीं इस पोस्ट पे मतलब ना हो। तो इसके अलावा जो बात किया जाए इनके टर्म की, तो इनकी नॉर्मल जो टर्म होती है 5 साल की होती है, लेकिन कुछ वैसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जिनकी वजह से इनकी टर्म इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं है। इसके बाद इनके इम्पीचमेंट की बात की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के वायलेशन के केस में ही इनका इम्पीचमेंट हो सकता है, और वो भी जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगेंगे वायलेशन के, इसके लिए इनको 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है, जिसमें ये अपनी बातों को रखते हैं। इसके अलावा इनका जो इम्पीचमेंट है वो क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस के द्वारा होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनके इम्पीचमेंट में बात ये होती है कि इनके इलेक्शन में भाग लेने में जो लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट में इनके लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स भाग लेते हैं। लेकिन इंडिया के केस में बात किया जाए तो आज तक कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति नहीं रहा जिसका इम्पीचमेंट हुआ हो। इसके अलावा वैकेंसी की बात करें तो कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जिनके वजह से प्रेसिडेंट का सीट खाली हो सकता है। उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अगर उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, तो उस केस में ये वैकेंसी देखने को आपको मिलती है। इसके अलावा अगर वो खुद रिजाइन कर दे, इसके अलावा बात किया जाए तो उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाए, इसके अलावा इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा उनको हटा दिया जाए, और एक अलग और कंडीशन है, यानी कि उनका जब इलेक्शन होता है तो उनका इलेक्शन जो है वॉइड हो जाए, निष्कासित कर दिया जाए उस केस में, तब इनका वैकेंसी देखने को मिलता है। इनकी वैकेंसी के केस में जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं, और उनको अलाउंसेज और जो भी चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट के तौर पे ही मिलता है। इसके अलावा जब इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात किया जाए प्रेसिडेंट के केस में, तो इसमें देखा जाता है कि पहली बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन 1952 में हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इसके अलावा 1957 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चुने गए थे, और सबसे बड़ी खासियत 1957 इलेक्शन की ये रही कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, उसमें सबसे अधिक जो वोट शेयरिंग है उसी टाइम राजेंद्र प्रसाद को मिला था, जिसमें उनको 99.35% वोट मिला था। इसके अलावा बात किया जाए तो एन संजीवा रेड्डी जो 1977 में जो देश के 6th प्रेसिडेंट थे, वो बिना किसी अपोजिशन के चुनाव जीते थे, यानी कि अनअपोज रहे थे, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई भी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था। और अभी जो करंट हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और ये 16th इलेक्शन था प्रेसिडेंट का, और 16th इलेक्शन 15th प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव जीते थे, इसके वजह से ये कंडीशंस आती है। इसके अलावा बात किया जाए तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मिसेस प्रतिभा पाटिल थी, जो 2007 में निर्वाचित हुई थी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और ज्ञानवर्धक रहा होगा, और इसके अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जो रिमाइंड कराएगा कि आपने इससे क्या सीखा है, और उसके अगले वीडियो में हम प्रेसिडेंट के पावर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।